आ जाओ। कैसे ममता ते कहाँ रेस रे? शादी ब्याह में के रेस? शादी में के रेस? अच्छा, तुम लड़की लोग अगर चाहते हो कि तुम लोग का शादी जल्दी ना हो, तुम्हारे माता पिता जल्दी तुम्हारे पीछे ना पड़े, तो ये जो सेम जात का जो विवाह होता है ना, इसमें जाया मत करो, बचा करो। क्योंकि जो सेम जाति का जो विवाह होता है, इसमें देखना वो बुढ़े लोग घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, वो देखते रहते हैं काकर घर में कौन टूरी है ना, तो यहीं से बुकिंग हो जाता है। फिर तुम लोग परेशान होगे, तुम्हारे फिर माता पिता पीछे पड़ जाएंगे शादी के लिए। और या फिर जाओ तो एकदम ऐसे गंदा बन के जाओ, है ना, कि कोई पसंद ना करे। तो एक तो शादी में जाते हो तैयार हो के मस्त चले जाते हो, तो भाई किसी ना किसी का नज़र तो पड़ेगा। फिर बोलोगे कि अरे सगा मना थे, परेशान कर रहे थे शादी पर। ऐसे जाओ, और कोई भी लड़का देखा ना तो ऐसे देखो, मतलब आगे मामला बढ़े ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर काकती आ चुके हैं, और काकतियों का शासनकाल कब से कब तक है? 1324 से लेकर 1961 तक ये यहाँ पर काकतियों का शासन चलता रहेगा। अच्छा, और इस जिस समय यहाँ पर काकती हैं, उस समय इधर पूरे छत्तीसगढ़ में इस साइड कौन है? इस साइड है कलचुरी। कलचुरी आ चुके हैं, कलचुरी आ चुके हैं, ठीक। और कलचुरी लगभग 1000 से लगभग 1741 तक यहाँ रहेंगे। कब तक रहेंगे? 1741 तक। मतलब कलचुरी इनसे पहले आए हैं, लेकिन इनसे पहले यहाँ से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, और ये भारत की स्वतंत्रता तक ये वंश बस्तर क्षेत्र में चलता रहेगा। यहाँ ये बात तो क्लियर है। इससे पहले की भूमिका तो अपन कल देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने, चलो इधर कलचुरियों को छोड़ो, इधर काकती में पहुँचे थे। तो काकतीय वंश का शुरुआत होता है काकतीय बस्तर क्षेत्र में, काकती। और ये काकतीय बस्तर क्षेत्र में आए किधर से थे? ये जो क्षेत्र है ये तेलंगाना, आज वर्तमान का तेलंगाना है, ये क्षेत्र है वारंगल, ये क्षेत्र है वारंगल का क्षेत्र, ठीक। वारंगल क्षेत्र से ये लोग यहाँ आए थे। तो इसकी कहानी कुछ किस प्रकार से थी कि वारंगल क्षेत्र पे काकतीय शासन कर रहे थे, ठीक है। वारंगल क्षेत्र में इस समय 12वीं शताब्दी, हाँ आ जाए जल्दी नोनी। काकती इस समय कहाँ थे? छत्तीसगढ़ से बाहर थे। हम किसकी बात करें? 12वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी ईस्वी। इस समय वारंगल क्षेत्र पर शासक कौन था? गणपति। कौन था? गणपति। गणपति की दो बेटियां कौन कौन? रुद्रांबा और गणपांबा। गणपांबा, ठीक। और गणपति ने अपने बाद वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश के उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? रुद्रांबा। मतलब अगली शासिका कौन बनेगी? रुद्रांबा। आज यहाँ पे वारंगल है, यहाँ पर काकतीय शासन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर की बात हो रही। लेकिन उसी समय चालुक्य इस क्षेत्र पर, इधर इसके नीचे कौन है? चालुक्य हैं, ठीक। चालुक्य राजा किससे इसका, चालुक्य वंश के किससे इसका विवाह हुआ? वीर, अरे नृपति वीर भद्रेश्वर, इससे इसका विवाह हुआ, ठीक। इनसे इसका विवाह हुआ, लेकिन बदकिस्मती से फिर कोई पुत्र नहीं हुआ। मतलब अगला शासक उत्तराधिकारी नहीं मिला। तो इसके बाद इनकी एकमात्र पुत्री हुई कौन? ममडम्बा। अब फिर ममडम्बा का विवाह फिर उधर चालुक्य से एक हो, किससे होगा? महादेव से। किससे होगा? चालुक्यों का एक आएगा महादेव, इससे शादी होगा। अब इसके कितने? तीन। एक प्रताप रुद्रदेव, एक अन्नम देव, और एक बिटिया होगी रैला देवी। ठीक। अब रुद्रांबा का तो कोई अपना पुत्र हुआ नहीं, तो क्या करेगी वो? रुद्र प्रताप देव को गोद ले लेगी। इसे क्या ले कर लेगी? वो गोद ले लेगी। मतलब अब अरे वही
हाँ, गोद ले लेगी। गोद ले लिया, इसका भी उपाय है ये। अब ले आजा, गोद ले लेगी। अब रुद्रांबा के बाद वारंगल के काकतियों का अगला शासक कौन होगा? प्रताप रुद्रदेव। ठीक, प्रताप रुद्रदेव शासक बन गया वारंगल के काकती वंश का। अब इसके बाद इसका ये शासक बन गया, इसके काल में ना 2 मुस्लिम आक्रमण होंगे, क्योंकि जब तक ये चल रहे हैं ऊपर दिल्ली साइड, अब सत्ता परिवर्तित हो गया, वहाँ मुस्लिमों का काल आ गया, जिसे हम इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जानेंगे। तो खिलजी वंश का एक शासक अलाउद्दीन खिलजी, वहाँ पर उस समय कौन है शासक? जिस समय यहाँ पर वारंगल में शासक है प्रताप रुद्रदेव, उस समय दिल्ली पर कौन राज कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मलिक काफूर, ठीक, ये मिक्स ब्रीड का था, जैसा पिक्चर में देखे हो वास्तव में ऐसा ही था। वो सेनापति बनाकर अलाउद्दीन खिलजी उसे भेजता है इधर दक्षिण की ओर, वो वारंगल पहुंचता है। वो इतना भीषण तबाही यहाँ मचाता है मलिक काफूर कि प्रताप रुद्रदेव भयभीत हो जाता है, और वो क्या करता है? अपनी एक सोने की प्रतिमा बनवाता है, उसमें जंजीर डालता है और इसको मलिक काफूर को भिजवा देता है। तो ये प्रतीक स्वरूप कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। साथ में 100 हाथी, 700 घोड़े, बहुत सारा धन और एक वचन पत्र भेजता है कि मैं आपको वार्षिक कर दूंगा। और इसके एवज में क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तू हमारे अधीन हो जा। तो हमारा अधीन हो गया, मतलब प्रताप रुद्रदेव वारंगल का काकती शासक प्रताप रुद्र किसके अधीन हो गया? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया। हालांकि शासन करता रहा, लेकिन कहलाएगा तो उसके अधीन, आत्मसमर्पण कर चुका है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उधर दिल्ली में, उत्तर भारत में वंश बदलता है और अगला मुस्लिम शासक आ जाता है, तुगलक वंश शुरू हो जाता है। और तुगलक वंश से एक शासक कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक भी वारंगल पर आक्रमण करता है और कुछ नहीं सुनता, भारी तबाही मचाता है। प्रताप रुद्रदेव अब भागता है यहाँ से, अपना ये यहाँ से राजपाट छोड़कर भागेगा और भागकर यहाँ से बीजापुर के रास्ते से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। बीजापुर के रास्ते से ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा, छोटे छोटे शासकों को हराएगा, है ना। और कुछ समय बस्तर में, मतलब दंतेवाड़ा क्षेत्र में रहने के बाद 1 वर्ष बाद ये वापस वारंगल जाने की कोशिश करेगा। वापस जाके देखता है कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक ने पूरे वारंगल को अपने अधिकार में कर लिया है। ठीक, और थोड़े समय बाद प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु हो जाती है। इस तरह प्रकार प्रताप रुद्रदेव चला गया, लेकिन प्रताप रुद्रदेव का छोटा भाई कौन है? अन्नमदेव। अन्नमदेव वापस वारंगल क्षेत्र से अपने भाई के साथ गया था, वापस आता है बस्तर में, छोटे छोटे शासकों को फिर ये भी हराता है और दंतेवाड़ा क्षेत्र में इधर सेटल हो जाता है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में सेटल हो जाता है। कुछ समय के बाद, अच्छा, काकतियों से पहले यहाँ कौन थे? छिंदक नागवंशी। इनसे पहले कौन थे? छिंदक नागवंशी, छिंदक नागवंशी। और इस समय छिंदक नागवंशी शासक कौन था? हरीश चंद्र देव, हरीश चंद्र देव। अब क्या करेगा अन्नमदेव? अन्नमदेव इसको निपटाएगा, हरिश्चंद्र देव को खत्म कर देगा। इस प्रकार छिंदक नागवंश बस्तर क्षेत्र से समाप्त होगा और एक नए वंश की नींव रखी जाएगी बस्तर क्षेत्र में। वो कौन होगा? काकती। तो अन्नमदेव बस्तर क्षेत्र में काकती वंश की नींव रखता है ना। अब यहाँ शासन चलेगा किसका? बस्तर क्षेत्र में काकतियों का। कुछ इतिहासकार इन्हें चालुक्य भी कहते हैं, है ना, क्योंकि आपने देखा कि इन लोगों का वैवाहिक संबंध चालुक्यों से ही था, है ना। तो कुछ इतिहासकार इन्हें चालुक्य भी कहते हैं, लेकिन जो विवरण काकतीय शासक अपने अभिलेखों में देते हैं उसके हिसाब से ये लोग अपने आप को काकतीय ही कहते हैं। तो हमें पुख्ता ये मानना होगा कि ये जो अभी चलेगा 1324 से 1961 तक जिस वंश का शासन छिंदक नागवंशियों के बाद बस्तर में प्रारंभ होगा, किसका होगा? काकतीय वंश का होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। फिर अगला शासक, अब काकतीय वंश का शासन शुरू हो गया। पहले रिवाइंड कर लो, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। काकतीय वंश का शासन शुरू हो गया बस्तर क्षेत्र में। कब से कब तक रहेगा? 1324 से 1961, मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद भी बस्तर क्षेत्र में कौन रहेंगे? काकतीय ही रहेंगे। ठीक है। पहला शासक, इनका काकतीय वंश का पहला संस्थापक और संस्थापक कौन? अन्नमदेव। अन्नमदेव गद्दी पर कब बैठेगा? 1324। हरिश्चंद्र देव को निपटाएगा
और बस्तर की गद्दी पर बैठ जाएगा अन्नम देव। अन्नम देव पहला शासक। बाई इसकी कौन? इसकी बाई सोन कुंवर चंदेलिन। सोन कुंवर चंदेलिन, इनकी सारी बाइयां जो है चंदेलिन बघेली नहीं होंगी, सोन कुंवर चंदेलिन। ये नहीं है ना, इसको मत मानना, चंदेलिन। लेकिन अन्नम देव ने बस्तर में जब अपना शासन स्थापित किया तो राजधानी किसे बनाई? मंदोता। राजधानी बनाई इसने मंदोता को। तो मंदोता आपसे पूछेगा तो आप इसको दंतेवाड़ा क्षेत्र ही मानना, उस समय दंतेवाड़ा क्षेत्र। ठीक, मंदोता। और कुछ हुआ अन्नम देव के काल में? दंतेश्वरी। अन्नम देव ने दंतेवाड़ा में कौन सा मंदिर स्थापित किया? दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी माता का मंदिर इसने दंतेवाड़ा में स्थापित किया, बनवाया, निर्माण करवाया अपनी कुल देवी के नाम पर, है ना। तो आपसे यदि कभी पूछ दे कि दंतेश्वरी माता का मंदिर किससे संबंधित है तो काकतियों के कुल देवी से। अन्नम देव ने अपनी कुल देवी के नाम पर डंकनी शंखनी, कौन सी नदी? डंकनी और शंखनी, शंखनी नदी के किनारे या संगम पर इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। अन्नम देव से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। अन्नम देव के बाद अगला शासक कौन होगा? कौन होगा? हमीर देव। इसने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि अन्नम देव को तुरंत बाद का शासक है तो अपन रख लेते हैं दिमाग में। लेकिन इसका काल 1324 से लेकर कब तक था? 69। 1324 से लेकर 1369 याद रहना चाहिए आपको कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। हमीर देव नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखो कि अन्नम देव के बाद अगला शासक कौन बना? हमीर देव। हमीर देव के बाद अगला शासक भैरव देव। किया तो इसने भी कुछ नहीं, लेकिन एक बाई करे है भैरव देव। भैरव देव, भैरव देव की बाई कौन? मेघई अरिच केलिन, अरिच केलिन, जो कि मेघावती के नाम से भी जानी जाती है। जानी जाती है क्या? मेघावती के नाम से। ठीक, ये जो है माना जाता है कि आखेट विद्या में निपुण थी, शिकार विद्या। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है। और आज भी ये पॉपुलर थी कि मेघी साड़ी आज भी बस्तर क्षेत्र में मिलती है इसके नाम से, जो कि इसके नाम पर है मेघी साड़ी और मेघई गोहड़ी, मेघई गोहड़ी और प्रवृत्ति, ये आज भी मिलती है। आज भी बस्तर क्षेत्र में मिलती है। भैरव देव के बाद अगला शासक कौन? अगला इंपॉर्टेंट शासक होगा पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव का शासनकाल 1468 से 1534 याद रहना चाहिए। बिल्कुल ये सन आपको याद रहना चाहिए। सारे शासकों का सन याद नहीं रखना है, जहाँ से प्रश्न अधिकांश 80% बन सकते हैं वही ध्यान रखना है। एक अन्नम देव का शासनकाल 1324 से लेकर 69 तक और एक पुरुषोत्तम देव का शासनकाल 1468 से लेकर 1534। मैं 1500 इसलिए नहीं लिखा कि 68 के बाद 34 तो 1500 में ही आएगा। ठीक, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने सबसे पहला काम क्या किया? राजधानी मंदोता से कहां कर दी? चक्रकोट। इसने राजधानी बनाई चक्रकोट। चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाई। इससे पहले मंदोता राजधानी चल रही थी, इसने चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाई। पुराने समय में चक्रकोट किसे कहा जाता था? बस्तर को। बस्तर को चक्रकोट कहा जाता था या भ्रमरकोट कहा जाता था। ठीक है, चलिए ये हो गया। और दूसरा काम क्या किया इसने? रथ यात्रा। ये जो है अपने शासनकाल में इसने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। इसने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। ठीक है, ये वहां पहुंचा और जगन्नाथपुरी, पुरी के शासक ने इन्हें रथपति की उपाधि, इन्हें क्या, कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? रथपति की उपाधि दी। ये इतने प्रभावित हुए कि ये वहां से छत्तीसगढ़ वापस आए, अपने राज्य में वापस आए और इन्होंने, इन्हीं की वजह से बस्तर क्षेत्र में रथ यात्रा वहां भी होता है। ठीक है, और रथ यात्रा जब होता है तो वहां कौन सा पर्व मनाया जाता है? गोंचा पर्व। तो बस्तर में गोंचा पर्व प्रारंभ करने का श्रेय पुरुषोत्तम देव को ही जाता है। तो गोंचा पर्व प्रारंभ किया।
गोंचा पर्व प्रारंभ किया।